हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल। आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक पेट्रोकेमिकल से बने होते हैं, मेटल और नॉन मेटल। 8th क्लास के चैप्टर नंबर 3rd और 4th हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है, रेगुलरली 11 AM पर आपकी क्लासेस आती हैं। रेगुलरली आप फॉलो कीजिए क्लासेस को। और साथ ही साथ में दिस क्लास इज 40th क्लास है। एनसीईआरटीज का क्लास 7th क्लास 6 में फिनिश कर चुका हूं। उसके अलावा डिटेल्ड में ब्रीफ में सारी बातें जो है आपको अदर इंपॉर्टेंट सेक्शन भी मैं करवा चुका हूं जो कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड रखते हैं। राइट, 11 AM पर हमेशा लाइव क्लास आती है, तो आप रेगुलरली इसको फॉलो कीजिए। और आज क्लास 8th के चैप्टर नंबर 3rd और 4th इन्हें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसीलिए समय हो चुका है 11:08। और थोड़ा सा लेट होने का रीजन क्या रहा कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी लाइव आने में, बट इट इज ऑल फाइन नाउ। तो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी था जो मैंने आज किया था, उस पर भी मैं डिटेल में चर्चा करना चाह रहा हूं। लेकिन क्लास 8 को हम लोग कवर कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बुक एज वेल, और आपके लिए सिलेबस कॉन्सेप्ट में ये सभी कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, एक और बात मैं इंपॉर्टेंट बता दूं आपको कि इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो सेक्शन है वो मैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर पढ़ाता हूं डेली 10 PM पर। तो आप जरूर इंडियन इकोनॉमी पढ़ना चाहे तो वहां फॉलो कर लीजिए। और गुड मॉर्निंग टू उत्तम कुमार, ज्योति जांगीड़, गौरी राज, परी सिंह जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यदि आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, ऑलरेडी 36 लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूं, टुडे विल बी 37th लेक्चर, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिस क्लास विल बी एट 8 PM। ठीक है, आज जरूर आएगी। और इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये क्लास आपको रेगुलरली अनअकैडमी पर 4 PM पर मिलेगी। तो आपके लिए मैं क्लासेस अभी शेड्यूल कर दूंगा, आप उसमें जरूर एनरोल हो जाना और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो भी कर लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, आज अनाउंसमेंट भी किया है मैंने कि कल से 9 AM पर रेगुलर बेसिस पर बर्निंग टॉपिक की क्लासेस आएगी। दिस बर्निंग टॉपिक मींस कि 2, 3 और 4 टॉपिक्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उस दिन के, उसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए। तो इस क्लास को आप जरूर देखना, क्योंकि यहां पर आपके केवल 3 या 4 टॉपिक जो सुपर इंपॉर्टेंट है एंड हाई यील्डिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे, एग्जाम में पूरी संभावना है, उन्हीं को मैं यहां पर चर्चा करने वाला हूं। तो मैंने आपको शेड्यूल बता दिया है, 9 AM पर सुबह मॉर्निंग में 9 बजे आपको रेगुलरली मेरे साथ जुड़ जाना है। राइट, यहां पर करंट अफेयर्स के सभी, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जहां से भी करंट अफेयर है, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, राइट, सभी जगह से मैं इनको कवर करूंगा। सोनू तिवारी जी, गुड मॉर्निंग। केवल 6 महीने बचे हैं, एक सीरियस तैयारी करना चाहते हैं। इफ यू आर रेडी टू बर्निंग मिडनाइट ऑयल, यदि आप बिल्कुल तैयार हैं कि आप अब जो है मेहनत करने के लिए, तो जरूर 27 जून इज द डेट। और आपको हमारी अनअकैडमी की जो टीम है वो पूरी तरह से सुसज्जित है, एक एक चीजें, कंटेंट कंपाइल्ड है और पूरी टीम साथ में काम कर रही है, सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जैसे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए उनके आधार पर आसानी से आप क्रैक कर सके यूपीएससी। तो इसीलिए डेडिकेटेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको भी डेडिकेटेड इनके अपने फैकल्टीज के कोर्सेज भी आते हैं, उनमें भी आप एनरोल हो सकते हैं। तो जरूर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें। जस्ट यूज माय रेफरल कोड RPSIR10 और इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। दिस आई कैन प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड। क्योंकि कई बार क्या होता है, फैकल्टीज बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, लेकिन आज तक मेरा ये रिकॉर्ड रहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने, लगभग 20-25 स्टूडेंट्स मेरे साथ सब्सक्रिप्शन में हैं, तो उन सभी को मैं लगातार समय समय पर सजेशन दे रहा हूं, ऐसे फॉलो कर लीजिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको किस फैकल्टी को फॉलो करना है। अनअकैडमी में हंड्रेड्स ऑफ फैकल्टीज है, मेंटरशिप, गाइडेंस एंड डिस्काउंट, ईच एंड एवरीथिंग विल बी बेस्ट फ्रॉम दिस रेफरल कोड। तो आप मुझे जरूर एक बार संपर्क करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। और यहां पर ये कोर्सेज अपने आप में यूनिक हैं, चाहे आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं, 22 की या फिर 23 की, एवरी कोर्स इज डेडिकेटेडली डिजाइन्ड
एंड साथ ही साथ में एग्जॉस्टिव मटेरियल को कवर करते हुए यहां पर फैकल्टी मेंबर्स आपको क्लासेस प्रदान करते हैं। किरण पांचाल पूछ रही है क्या आज सीसेट की क्लास नहीं? बेटा मेरा सीसेट का क्लास हमेशा सैटरडे और संडे को आता है, दिस इज फिक्स। सैटरडे या फिर संडे को क्लास आता है बस सीसेट का। यदि आपको सीसेट की क्लास देखनी है तो लगभग 17 से 18 क्लासेस हो चुकी हैं, आप प्रीवियस वाली क्लासेस भी देख लो बेटा, है ना। और सैटरडे संडे को और 27 जून से पहले पहले मेरा सीसेट का सेक्शन भी कवर हो जाएगा। डेडिकेटेड हिंदी के फैकल्टीज हैं, हिंदी में बैचेस अवेलेबल हैं। यदि आप एक सीरियस एस्पायरेंट है, जस्ट यूज दिस रेफरल कोड एंड अप्लाई द मैक्सिमम बेनिफिट, और आपको आई प्रॉमिस यू दिस विल गिव यू द मैक्सिमम बेनिफिट। डेडिकेटेड 28 दिसंबर से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। सभी शीर्ष एजुकेटर्स हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और सब कंटेंट हिंदी में होगा और इंटरव्यू की तैयारी के साथ साथ, राइट। सो दोस्तों यहां पर जीएस के कोर्सेज इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं, हिंदी में भी अवेलेबल हैं। आप बाइलिंगुअल में चाहते हैं, डेडिकेटेड बाइलिंगुअल के बैचेस भी हैं और फुल कंप्लीट सर्विसेज का जो सिविल सर्विसेज का कंप्लीट सिलेबस कवरेज यहां हो जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि आइकॉनिक की फीस हाइक होने वाली है और आइकॉनिक में दोस्तों आपको पर्सनल कोच मिलता है जो आपके आंसर राइटिंग को फुल प्रूफ बनाता है। तो जब भी कभी आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जैसा फीचर्स लेना हो जिसमें आपके पास एक पर्सनल कोच मिल जाए, तो बहुत ही शानदार तरीके से आप घर बैठे अपने जो आंसर लिख रहे हैं बार बार इवैल्यूएशन के लिए आप फैकल्टी को दे सकते हैं, मेंटर को दे सकते हैं और वो आपको समय समय पर गाइड करता रहेगा कि किस प्रकार से आपके आंसर में और सुधार हो सकता है। सो ये अपने आप में, वो बोलते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे मीठा होता है, उसी तरह से इफ यू आर टेकिंग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आपको एक बेजोड़ यहां पर प्रिपरेशन का सॉल्यूशन मिल पाएगा। और इतना बेजोड़ सॉल्यूशन शायद कहीं पर भी इस प्रकार का नहीं है कि आपके एक एक आंसर राइटिंग को चेक किया जाए। अगेन यहां पर आपको ईएमआई फैसिलिटी भी उपलब्ध है। और देखिए ये साल भी जाने वाला है, आपको एक निर्णायक एक डिसीजन ले लेना चाहिए। दिस इज द राइट टाइम। जितना जल्दी निर्णय लेते हैं उतना ही अच्छा भी होता है, राइट। चलिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर अप्लाई कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड और 72,000 विल बिकम 64,800 और ये ईएमआई पर भी उपलब्ध है। मात्र 3,000 4,000 एक साल का पे करके आप 24 मंथ्स की तैयारी कर सकते हैं। मंथली आप 3,000 4,000 में। तो एनी डाउट यू हैव, कोई सा भी डाउट है आप मुझे पर्सनली संपर्क कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। एंड क्या प्रोसेस है, किस तरह से आप मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनली अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैसेज के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और मेरा ये रेफरल कोड जितने भी कोर्सेज हैं अनअकैडमी पर, जो भी कोर्सेज है सब में प्लस आइकॉनिक आता है। आप यहां पर मुझे जो है मेरा रेफरल कोड को सभी पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का जो चैप्टर्स हैं उस पर हम आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं आगे की। तो आज हमें पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 3, मतलब कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, और चैप्टर नंबर 4 मेटल और नॉन मेटल, मतलब पदार्थ, धातु और अधातु। यहां पर हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक बात को। और आपको कोई भी डाउट आता है आप मुझसे इन द मीन टाइम बीच में भी पूछ सकते हैं, राइट। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। अब यहां पर आपको कंटेंट मैंने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में प्रोवाइडेड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर संश्लेषित रेशा और प्लास्टिक क्या होता है। तो देखिए संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक और प्राकृतिक नेचुरल जो फाइबर है बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होता है जो बहुलक कहलाते हैं। आपको पता है पॉलीथीन का उदाहरण देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या होता है, एथीन, इसे बोलते हैं एथीन। और इसको बहुलक कर दिया जाए, मतलब 100-100 श्रृंखला, 200-200 श्रृंखला, तो ये क्या बन जाएगा, यदि 100 कर दिया तो पॉलीथीन बन जाएगा, पॉलीएथीन, पॉलीथीन कह लीजिए। तो इस प्रकार से जितने भी फाइबर हैं, रेशे हैं,
वो एक कार्बनिक श्रृंखला का अंग होते हैं, एक पूरी कार्बनिक चेन का अंग होते हैं। जबकि प्राकृतिक रेशे किससे प्राप्त होते हैं? पशुओं से। और हम लोग जो प्लास्टिक प्राप्त करते हैं, कई बार संश्लेषित रेशे भी, तो वो सब बनते हैं पेट्रोकेमिकल से। पेट्रोकेमिकल, आपको पता होगा जो क्रूड ऑयल होता है, राइट, क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है, इससे पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, एयर टरबाइन फ्यूल, राइट, डामर को भी इससे बनाया जाता है। और साथ ही साथ में प्लास्टिक भी हम लोग कच्चे तेल का प्रभाजी आसवन विधि से, प्रभाजी आसवन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से यह किया जाता है। ठीक है, तो ये क्रूड ऑयल आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, राइट। और यहां पर हम लोग जो रस्सी, बाल्टियां, फर्नीचर, पात्र, वायुयान, जलयान, अंतरिक्ष में जो भी यान है, वो सभी हम लोग अलग अलग प्रकार के संश्लेषित रेशों का प्रयोग करके बनाते हैं। सोनेलाल पटेल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हर्षिता चौधरी, राइट। अब देखिए, संश्लेषित रेशे बहुत लंबी श्रृंखला से निर्माण किए जाते हैं। और साथ ही साथ में जो रेयॉन है, एक बात याद रखना, जो रेयॉन है, रेयॉन, इससे हम लोग कहते हैं संश्लेषित सिल्क, या फिर एक तरह से आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं? रेयॉन को। और ये किससे बना होता है? याद रखना, वुड पल्प, वुड का पल्प वाला जो भाग है उससे ये मिलकर बना होता है, लकड़ी की छाल से। और साथ ही साथ में इसका हम लोग, इसमें कुछ केमिकल्स को मिलाकर इनको हम लोग निर्माण करते हैं। नंदलाल भालावी, गुड मॉर्निंग। तो देखिए यहां पर आपको थर्मोसेटिंग, और देखिए दो चीजें और आपको समझनी होंगी। प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? प्लास्टिक दो प्रकार के हैं। एक तो होता है, हिंदी में बोलते हैं ताप सुनम्य, ताप सुनम्य, और एक प्लास्टिक होता है ताप दृढ़, है ना, ताप दृढ़ प्लास्टिक। ताप दृढ़ को क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग। ताप दृढ़ प्लास्टिक को क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग। और ताप सुनम्य प्लास्टिक को क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, राइट, ये थर्मोप्लास्टिक है। अब ये जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, इनमें थोड़ा सा भी टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है तो ये पिघल जाते हैं, राइट। पिघलते कौन है? जो सुनम्य है, थर्मोप्लास्टिक है। ताप दृढ़ को यदि ताप दिया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये पिघलते नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर जो बेकेलाइट है, हम लोग जो प्लास्टिक के बोर्ड्स का प्रयोग करते हैं, बेकेलाइट, वहां पर ताप जो है ज्यादा देंगे तो भी वो पिघलेगा नहीं। इसके अलावा जो हमारे कुकर का जो हत्ता होता है, उसको भी गर्म करेंगे तो भी नहीं पिघलेगा। तो जो पिघल जाए वो है ताप सुनम्य, और जो ना पिघले वो है ताप दृढ़। दोनों के अपने अपने प्रयोग हैं। आपसे ये पूछा जाए कि रिसाइक्लेबल कौन सा होगा? रिसाइकल किसका हो सकता है? बार बार पुनः किसको यूज किया जा सकता है? क्योंकि इन्हें पिघलाकर नया शेप भी प्राप्त किया जा सकता है। ताप सुनम्य के लिए नया शेप भी प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए थर्मोप्लास्टिक इज द पॉसिबिलिटी, उसमें संभावना है कि रिसाइकल हो सकता है, लेकिन थर्मोसेटिंग नहीं हो सकता। एकदम क्लियर। चलिए अगला पॉइंट आ रहा है, क्योंकि कुछ हम एमसीक्यूज करने वाले हैं अभी। तो डिफरेंट टाइप के फाइबर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन देयर स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी एंड नेचर ऑफ बर्निंग। अलग अलग प्रकार के जो रेशे होते हैं, उनकी प्रबलता, उनकी क्षमता, उनकी स्ट्रेंथ, जल को अवशोषण की क्षमता, मतलब वाटर एब्जॉर्बिंग, कईयों में ज्यादा होता है वाटर एब्जॉर्बिंग, नॉर्मली प्लास्टिक्स में कम होता है। प्लास्टिक में तो ऐसी भी क्षमता होती है कि यदि हम लोग प्लास्टिक की बोतल में एसिड्स रखते हैं तब भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, रिएक्ट नहीं करता। जबकि उन्हीं अम्लों को, एसिड को यदि हम किसी ठोस या मेटल के पात्र में डाल दें तो एसिड से तुरंत धातु रिएक्ट करते हैं। आपको पता होगा एसिड से धातु तुरंत रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। यस और नो? हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है।
लेकिन प्लास्टिक की बोतल में इसीलिए हम लोग एसिड इत्यादि को रखते हैं। दहन की प्रकृति, उनकी वैल्यू कितनी है, चिरस्थायित्व कितने स्टेबल हैं, ये सभी अलग अलग प्रकार के रेशो में, अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक में अलग अलग होता है। एकदम क्लियर। आज प्लास्टिक के बिना जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन प्लास्टिक ने हमारे जीवन को उतना ही ज्यादा कठिन भी बना दिया है, जीव जंतुओं की जिंदगी के लिए कहें या फिर समुद्र में बायोडायवर्सिटी की बात कहें। 2050 आते आते पूरे प्रकृति में जितना प्लास्टिक, जितना समुद्रों में प्लास्टिक होगा, वह प्लास्टिक इतना भार, जैव भार का भी नहीं होगा समुद्रों में, उससे ज्यादा प्लास्टिक पाया जाएगा समुद्रों में 2050 तक। राइट। तो यहां पर आपको प्लास्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि प्लास्टिक क्या होते हैं, किससे बनते हैं। क्रूड ऑयल से बनते हैं, क्रूड ऑयल। राइट, क्रूड ऑयल से बनते हैं। प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण के लिए हितैषी बिल्कुल नहीं है। यदि इनको गर्म भी करेंगे तो विषैली खतरनाक गैसें निकलती हैं, और ये बायोडिग्रेडेबल प्रकृति के नहीं होते। जैव जो भी हमने केमिकल्स बनाए हैं, विशेषकर प्लास्टिक, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो ये जो सिंथेटिक प्लास्टिक है, ये बिल्कुल भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। राइट। और हमें आवश्यकता है कि हम लोग संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक का उपयोग करें, हम उनके अच्छे गुणों का आनंद लें, लेकिन कम से कम जो सजीव समुदाय और पर्यावरणीय संकट को न्यूनतम किया जा सके, इस प्रकार का प्लास्टिक या इस प्रकार के फाइबर का हम लोग डे टू डे लाइफ में प्रयोग करें। बिल्कुल प्लास्टिक यूज बैड है, लेकिन प्लास्टिक जैसा फीचर और किसी चीज में है नहीं, क्योंकि ये रिएक्टिव कम होते हैं, ताप, और ये एक तरह से जो है, एक तरह से किस प्रकार काम करते हैं ये, these all works as राइट, नॉट रिएक्टिव नहीं होते हैं। साथ ही साथ में बैड कंडक्टर ऑफ हीट के भी कुचालक होते हैं, और विद्युत के भी कुचालक होते हैं प्लास्टिक, विद्युत के। राइट, विद्युत के भी कुचालक हैं। एकदम क्लियर। प्लास्टिक का यूज जितना हो सके अपनी जिंदगी में कम से कम करें। और आपको पता होगा पीएम मोदी को भी कौन सा पुरस्कार दिया गया था, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2019 में। राइट, चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड दिया गया। क्यों दिया गया भाई? उन्होंने बोला सिंगल यूज्ड प्लास्टिक को बैन कर देंगे। सिंगल यूज्ड प्लास्टिक मतलब क्या हुआ? ऐसी प्लास्टिक जो हम लोग सब्जियां वगैरह लेकर आते हैं, केवल एक बार प्लास्टिक का प्रयोग होता है और उसके बाद हम लोग उसे फेंक देते हैं, लेकिन वही प्लास्टिक जो है जानवरों के द्वारा खा ली जाती है, तो बड़ा खतरनाक है। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक सारी बातें एकदम क्लियर हैं आपको। तो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने की बात भारत सरकार के द्वारा 2022 तक कही गई है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। देखते हैं, इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है गवर्नमेंट की। तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है जिन्हें निर्मित किया गया है, निर्मित किया गया। सिंथेटिक का मतलब वे संश्लेषित रेशे वो कहलाते हैं जिन्हें मानव द्वारा निर्मित किया गया, मानव द्वारा निर्मित किया गया है, मैन मेड है, तो वो संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। एकदम क्लियर। और इनमें क्या है, हम लोग जो नेचुरल रेशा है, नेचुरल, उसके साथ में कई बार केमिकल्स का भी प्रयोग करते हैं। तो जो मानव के द्वारा निर्मित है वो संश्लेषित रेशा है, और संश्लेषित रेशे में आपको प्राकृतिक रेशा और साथ ही साथ में एडिशनल जो है केमिकल्स का भी प्रयोग किया जाता है। ये संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। ओके, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये कोशिश करते हैं कि सबसे ज्यादा प्लास्टिक को बैन करें। और उसके पीछे कारण क्या है कि प्लास्टिक को बैन कर देने से वहां के जो वन्य जीव है, वहां पर जो टूरिज्म सेक्टर है, वो अच्छे से प्रॉस्पेरस हो सके। तो बिल्कुल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में यहां पर बैन किया गया है। एकदम क्लियर है ना। गौरीराज, आप कहां से बिलोंग करते हैं, कहां पर बैन किया गया है?
कम से कम प्रयोग करें, बिल्कुल। अब देखिए अगला पॉइंट आ रहा है, रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है, क्यों? क्योंकि इसे केमिकली तैयार नहीं किया गया। हम लोग क्या करते हैं, रेयॉन को कास्ट लुगदी के द्वारा प्राप्त किया गया है। रेयॉन मानव निर्मित नहीं है, इसे जो है वुड पल्प के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए ये कास्ट, इसीलिए क्या है, ये संश्लेषित रेशा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं सिल्क की, सिल्क, तो क्या ये संश्लेषित रेशा है? नहीं, इसे जंतु के द्वारा प्राप्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट आ रहा है कि क्या कॉटन एक संश्लेषित रेशा है? बिल्कुल नहीं। जूट क्या एक संश्लेषित रेशा है? नहीं। वैसे ही रेयॉन भी संश्लेषित रेशा नहीं है, एकदम क्लियर। उचित शब्दों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना। तो संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? संश्लेषित रेशे वे रेशे हैं जिन्हें हम लोग आर्टिफिशियल, कृत्रिम रेशा कहते हैं, या फिर जिन्हें हम लोग मैन मेड, मानव निर्मित कहते हैं। तो याद रखना, आर्टिफिशियल कहते हैं संश्लेषित रेशों को, या फिर मैनमेड रेशे कहा जाता है। ओके, मुंगेर में यहां बहुत कम प्लास्टिक यूज करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, सभी जगह ऐसा ही होना चाहिए। संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं? पॉलीमर। याद रखना, पॉलीमर। देखिए आपको पता होगा पॉलीमर से ही बने होते हैं फाइबर्स, और यहां पर जो कच्चे माल के तौर पे हम लोग, जैसे पॉलीमर मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया एथीन, और इससे मिलकर बना है, तो ये पॉलीमर है। इसका जो ये बहुलक है N, ठीक है, तो ये पॉलीमर कहलाता है। चलिए अगला पॉइंट है कि संश्लेषित रेशों की भांति प्लास्टिक भी एक क्या है? तो संश्लेषित रेशों की भांति ही प्लास्टिक, तो देखिए प्लास्टिक जो है वो वैसे तो किससे बनता है? क्रूड ऑयल से मिलकर बनता है, राइट। तो संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक प्रकार का क्या है? जिस प्रकार आपने संश्लेषित रेशा पढ़ा पॉलीमर है, पॉलीमर, तो उसी प्रकार से ये भी क्या है? पॉलीमर हैं। जैसे मैंने आपको बताया प्लास्टिक में CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट, तो ये भी एक प्रकार का पॉलीमर ही है, बहुलक से मिलकर बना है, राइट। ठीक है, एक बार आप क्या करिए, इसको फुल स्क्रीन में कर लीजिए और क्वालिटी बढ़ा लीजिए वीडियो की यदि क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छे से दिखने लग जाएगा। नायलॉन रेशे जो होते हैं, नायलॉन रेशे वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाले होते हैं। तो आपको पता है कैसे एग्जांपल देंगे? तो देखिए आजकल जो रस्सियां बन रही हैं वो नायलॉन की ही हैं। आप जो पैराशूट के अंदर जो रस्सियां देख रहे हैं, पैराशूट में चाहे पैराशूट ग्लाइडिंग हो या फिर आर्मीज यूज कर रही हैं, वहां पर हम लोग नायलॉन रेशे का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो ये दो वस्तुएं स्पष्ट रूप से बताती हैं कि नायलॉन एक शक्तिशाली रेशा है और इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, ब्रेक नहीं किया जा सकता, स्ट्रेच ये नहीं होते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु प्लास्टिक पात्रों के 3 प्रमुख उपयोग क्या हैं? तो देखिए हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, जो भोजन होता है, भोजन उसको कहां पर संचित रखते हैं? प्लास्टिक के बर्तनों में। क्यों रखते हैं? एक तो प्लास्टिक इज नॉट रिएक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लास्टिक कम क्रियाशील है, तो यह हमारे भोजन पदार्थ के अंदर विषाक्तता को भी बढ़ने नहीं देता है। यह हमारे पदार्थ में विषाक्तता को भी बढ़ने नहीं देगा बिल्कुल भी, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। इसके अलावा आपको, है ना, इसके बाद में बात करते हैं इसके अलावा और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। तो खाद्य पदार्थों के संचयन के लिए एक और बात यह कि ये हीट जो होता है, हीट का बैड कंडक्टर होता है प्लास्टिक, और इसलिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, है ना। नायलॉन 66, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नायलॉन 66 प्रचलन में आया था। और नायलॉन शब्द बना किससे देखिए,
LON, न्यूयॉर्क और लंदन, इससे यह शब्द बनकर आया था, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी सबसे पहले ब्रिटेन और अमेरिका में आई थी, न्यूयॉर्क और लंदन, राइट। इसके अलावा क्या है, देखिए यहां पर भोजन हमेशा गर्म है तो गर्म ही बना रहेगा, ठंडा है तो ठंडा ही बना रहेगा। तो भोजन को एक तो रिएक्टिविटी कम है, और साथ ही साथ में ये बाहर से जो पदार्थ हैं, जो बाहर के जो बैक्टीरिया जीवाणु है वो भी प्रवेश नहीं कर पाते हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्टिव लेयर प्रदान करता है, राइट। तो इसीलिए हम लोग प्लास्टिक का हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। इवन खाद्य पदार्थों के संचयन में, उनको रखने के लिए प्लास्टिक पात्रों का उपयोग कर रहे हैं, राइट। चलिए अब बात आ रही है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग्स, दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए एक तो बात कर लेते हैं थर्मोप्लास्टिक और दूसरा बात कर लेते हैं थर्मोसेटिंग। तो थर्मोप्लास्टिक क्या है, जो ताप सुनम्य है, इसका मतलब आसानी से पिघला जा सकता है। तो जितने भी प्लास्टिक हैं, इनके मैं कुछ एग्जांपल देकर बताता हूं आपको कि यहां पर जो हम लोग बैकेलाइट्स का प्रयोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड में, या फिर हम लोग हत्ते का प्रयोग कर रहे हैं, कुकर के जो हत्ता है उसमें हम लोग थर्मोसेटिंग्स का प्रयोग कर रहे हैं, और ये आसानी से पिघलते नहीं हैं, जबकि थर्मोप्लास्टिक आसानी से पिघल जाते हैं, न्यू शेप में भी आ सकते हैं, और इनको रिसाइकल भी किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक को, नमस्कार, है ना, थर्मोप्लास्टिक को रीशेप भी किया जा सकता है। तो यहां पर जो सॉसेपैन हैंडल है, इसमें हम लोग बिल्कुल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, और जो इलेक्ट्रिक प्लग हैं, स्विचेस हैं और प्लग बोर्ड्स हैं, इन सभी में हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। थर्मोसेटिंग वो होते हैं जिन्हें आसानी से पिघलाया नहीं जा सकता। तो जो हमारे कुकर का जो हत्ता है वो विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड, जो नॉर्मली किसके बने होते हैं दोस्तों, बैकेलाइट के, तो इन्हें आसानी से पिघलाया नहीं जा सकता, राइट, ठीक है। अब आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और वे पदार्थ जिन्हें पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता। तो जिन्हें रिसाइकल किया जा सके, जिन्हें रिसाइकल नहीं किया जा सके, जो नहीं किया जा सके उनका एग्जाम्पल क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, TS। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता, जबकि थर्मोप्लास्टिक को पुनः चक्रित किया जा सकता है, जिन्हें पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। तो आपके पास ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। 8वां प्रश्न आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग्स में बिल्कुल अंतर बता देगा। तो देखिए सबसे पहले बात आ रहा है टेलीफोन के यंत्र। अब बताइए क्या टेलीफोन के यंत्र को, क्योंकि उसकी प्लास्टिक बहुत हार्ड होती है तो उसे आसानी से नहीं पिघलाया जा सकता, तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब प्लास्टिक के जो खिलौने हैं वो बहुत ही कमजोर प्लास्टिक के बने होते हैं, उन्हें पुनः चक्रित किया जा सकता है, रिसाइक्लेबल हैं, ठीक है। तो ये रिसाइक्लेबल हैं, इसका मतलब ये थर्मोप्लास्टिक है। कुकर का हत्ता क्या रिसाइक्लेबल है, रिसाइक्लेबल नहीं है, है ना, और इसीलिए थर्मोसेटिंग है। सामग्री लेकर आने वाला थैला बिल्कुल थर्मोप्लास्टिक है, क्योंकि इसे पिघलाकर नया शेप बनाया जा सकता है। बॉल पॉइंट पेन बहुत ही कमजोर प्लास्टिक का बना हो सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है, रिसाइक्लेबल है, तो ये थर्मोप्लास्टिक है। प्लास्टिक के कटोरे, देखिए प्लास्टिक के कटोरों को भी पिघलाया जा सकता है, थर्मोप्लास्टिक है ये, ठीक है, क्योंकि रिसाइक्लेबल है। विद्युत तारों का प्लास्टिक आवरण को भी पिघलाया जा सकता है, थर्मोप्लास्टिक है, रिसाइक्लेबल है। प्लास्टिक की कुर्सियां, प्लास्टिक की जो कुर्सियां होती हैं और जो विद्युत का, तो प्लास्टिक की कुर्सियों को भी पिघलाया जा सकता है ना, और नया शेप दिया जा सकता है, लेकिन विद्युत स्विच को नहीं दिया जा सकता, रिसाइक्लेबल नहीं है। तो मैं आपको यहां पर एक पॉइंट, सारे पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए सारी बात, है ना। चलिए, तो
क्योंकि यहां पर देखिए प्लास्टिक को हजारों सालों तक भी दफना दिया जाता है, तो वो बायोडिग्रेडेबल इसलिए नहीं होता कि जो बैक्टीरियाज हैं प्रकृति में बहुत ही चुनिंदा लिमिटेड उस प्रकार के जीवाणु है, बैक्टीरिया है जो इसको इस प्लास्टिक को स्मॉल रूप में चेन को ब्रेक करके तोड़ पाए। तो बैक्टीरियाज की यहां पर कमी है, लेकिन आजकल कुछ इस प्रकार के भी बैक्टीरियाज आ गए हैं जिनका प्रयोग प्लास्टिक को जो है प्लास्टिक को नर्म करने में या फिर ब्रेक डाउन करने में, डिकम्पोज करने में, है ना, प्लास्टिक को मदद करता है। एकदम क्लियर। एक मिनट का समय दीजिए, कुछ सेटिंग में बदलाव कर देते हैं। एक मिनट का समय दीजिए, है ना। चलिए, और एक मिनट का समय दीजिए प्लीज। चलिए, तो अब जो है वो कमेंट बॉक्स क्या है मुझे यहीं से देखने होंगे। चलिए, तो ओके, चलो अब वापस से एक बार क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहां पर देखिए, यहां पर आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग भी समझ में आ गया होगा। तीन चीजों को याद रखिए, एक तो टेलीफोन का यंत्र है ना, टेलीफोन जो यंत्र है वो, विद्युत स्विच और साथ ही साथ में कुकर का हत्ता, इन्हें पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता। इन तीन को किन्हें पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता? जो थर्मोप्लास्टिक है उन्हें पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता। बाकी जो आपको प्लास्टिक के खिलौने, सामग्री लाने वाला थैला, बॉल पॉइंट पेन, है ना, और लकड़ी की कुर्सियां, प्लास्टिक का आवरण इत्यादि, और प्लास्टिक के कटोरे, ये सभी रिसाइक्लेबल है। ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ रहा है। राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? बताइए आप कौन सी खरीदना ठीक रहेगा। तो देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति गर्मियों में कुछ चीज खरीदता है गर्मी के दिनों में, तो उसको हवादार होना चाहिए, पहली बात। और हवादार के साथ यदि हवा अंदर जाएगी तो पसीना जो स्वेट होता है वो भी सूख जाए। लेकिन हम लोग यदि हम लोग कॉटन या सूती कमीजें खरीद रहे हैं तो अच्छी बात है। संश्लेषित खरीदेंगे तो उनमें हवादार प्रोसेस नहीं होता, तो कॉटन का कपड़ा ज्यादा अच्छा होगा यदि कोई भी व्यक्ति गर्मियों में इसको पहन रहा है तो ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। यस और नो? एकदम क्लियर है, ठीक है। प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग्स, आपको दोनों पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ उदाहरण देकर बताइए कि जो प्लास्टिक है उसकी प्रकृति असंक्षारक है। असंक्षारक को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कोरोसिव। मतलब यह हुआ कि यदि उसको उस प्लास्टिक की बोतल में यदि एसिड भी डाला जाएगा या फिर आसपास नमी होगी, वायुमंडल में नमी होगी या कुछ पर्टिकुलर गैसेस हैं, कभी भी प्लास्टिक में आपने देखा होगा जिस प्रकार लोहे में, फेरस में जंग लग जाती है, कॉपर में हरा या नीला रंग हो जाता है, कभी भी प्लास्टिक के रंग में या उसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो इसीलिए यहां पर आपको नॉन कोरोसिव पॉसिबिलिटी किसमें देखने को मिलेगी? प्लास्टिक में ही देखने को मिलेगी। दांत साफ करने वाला जो ब्रश है उसमें हम लोग प्लास्टिक का हैंडल, शूक, ब्रिस्टल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आसानी से दांतों के ऊपर ज्यादा जोर न लगे और वो फ्लेक्सिबल हो, ताकि क्या हो, जब हम ब्रश कर रहे हो तो वो मूव कर सके आसानी से। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और ये गुण प्लास्टिक में ही है ना। जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए, है ना। इसके पीछे रीजन क्या है कि हमारा बायोडायवर्सिटी, हमारी जैव विविधता, प्लास्टिक को यदि गर्म किया जाएगा तो बहुत खतरनाक पॉल्यूशन गैसेस निकलती हैं। आपको बड़ा क्रोध भी आता होगा, मुझे भी आता है कि यदि किसी ने आसपास प्लास्टिक जला लिया है
तो अपने आप में बहुत दूर तक वो पर्यावरण में बहुत खतरनाक गैसेज यहां पर निकलती हैं। तो इन सभी से बचना है, क्योंकि वो सब पेट्रोकेमिकल के सबसे निम्नतम जो उत्पाद हैं उससे बने होते हैं प्लास्टिक। और प्लास्टिक नॉर्मली कोई भी विकसित राष्ट्र जो क्रूड ऑयल का उत्पादन करता है वो कभी भी बंद नहीं करना चाहते, क्योंकि प्लास्टिक क्रूड ऑयल का एक सह उत्पाद है, बायो प्रोडक्ट है, और बाई प्रोडक्ट जो है ना वो भी उनको अर्निंग दे रहा है, उनको कमाई दे रहा है, और इसीलिए कोई भी विकसित राष्ट्र इसे बंद करना नहीं चाहते। यहां तक सारी बातें क्लियर है एकदम, राइट। देखो सूती वस्त्र के लिए ऐसा नहीं है, सूती वस्त्र जो है मेन बात क्या है, हवादार होना चाहिए। सूती वस्त्र जो है मेन बात है हवादार हो, हवादार होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप बोल रहे हैं सूती वस्त्र, यदि सूती वस्त्र का कलर हमने ब्लैक कर दिया तो देखिए प्रकाश का अवशोषक वाली जो बात आती है ना वो रंग की है ना, रंग की, ठीक है, कलर की बात है। अवशोषक वाली जो बात आती है वो कलर की बात आती है, ठीक है। तो अवशोषक वाली बात यहां पर थोड़ी सी कम है। देखिए गर्मी के समय में शरीर अपने आप को ठंडा रखने के लिए स्वेटिंग करता है ताकि टेम्परेचर नॉर्मल हो सके, और यदि हवा आती रहती है तो नॉर्मली हमको क्या है, फील गुड होता है। लेकिन यदि हम सूती वस्त्र की जगह टेरिकॉट या फिर प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे या फिर हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स का प्रयोग करेंगे, हवादार कम हो पाएगा। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक है। चलिए सूती वस्त्र बिल्कुल सही बात है, ज्यादा नहीं चलता है, और सिंथेटिक फाइबर लंबे समय तक चलता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सत्येंद्र डांगस जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। मवेशियों के लिए भी खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, बिल्कुल सही बात है। चलो तो आपको ये सभी प्रश्न क्लियर हो गए होंगे हमारे पॉल्यूशन के तौर पे, मवेशियों के कारण, और साथ ही साथ में लंबे समय तक यदि किसी मृदा में ये प्लास्टिक बन गया तो वहां पर खेती के लिए भी ये एक डेडलॉक, गतिरोध पैदा करते हैं। तो यहां पर आपको कुछ आंसर्स और बताने हैं, मिलान करना है दोस्तों। पॉलिस्टर, टेफ्लॉन, रेयॉन और नायलॉन, इन सभी का आपको मिलान करना है, क्या क्या सही है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नायलॉन की। तो आपको पता है नायलॉन एक बहुत ताकतवर, शक्तिशाली रेशा होता है, और इसीलिए नायलॉन का प्रयोग पैराशूट या फिर स्टॉकिंग्स वगैरह में, किसी चीज को इकट्ठा करने, किसी चीज को रखने में, स्टॉकिंग करने के लिए नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। अब देखिए टेफ्लॉन जो होता है इसको हम लोग नॉन स्टिक बर्तनों में, टेफ्लॉन क्या होता है, CF2 डबल बॉन्ड CF2, और इसका जो ये पॉलीमर है हाइड्रोजन की जगह ये टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन, यहां पर N लगा दे, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को नॉन स्टिक बर्तन, जैसे कई बार हम लोग जो डोसा या फिर हम लोग जो भी चिकनाई वाली चीज बनाते हैं तो वो तेल लगाने के बाद भी चिपक जाते हैं, है ना, उसको वो उसकी दीवार पर न चिपके, इसीलिए नॉन स्टिक बर्तनों में हम लोग जो कढ़ाई इत्यादि है या फिर फ्राइंग पैन वगैरह है तो उसमें नॉन स्टिक जो सरफेस ऊपर की लेयर है उसको टेफ्लॉन के द्वारा बनाया जाता है। एकदम क्लियर, टेफ्लॉन, है ना। ठीक है, इंडक्शन, चलो इसके बाद में बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इंडक्शन वालों में भी टेफ्लॉन होता है ऊपर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर क्या होता है, पॉलिस्टर वह फाइबर है जिसमें कभी भी सलवटें, रिंकल्स नहीं आते हैं, आसानी से बल नहीं पड़ता है, तो आपको कम से कम मात्रा में प्रेस लगानी पड़ती है पॉलिएस्टर में। और रही बात रेयॉन की, तो इसको प्रिपेयर किया जाता है वुड पल्प से, कास्ट से, लकड़ी से, है ना। ये सारी बात हमने ऑलरेडी पढ़ी ली थी, ठीक है ना। कास्ट लुगदी से बनाया जाता है रेयॉन। तो यहां पर आपको एक एक बात क्लियर हो गई होगी, रेयॉन, प्लास्टिक वगैरह, है ना। चलिए, तो हम जो कपड़े पहनते हैं फैब्रिक के बने होते हैं, वो प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कृत्रिम भी हो सकते हैं। प्राकृतिक के अपने गुण हैं लेकिन वो लंबे नहीं चलते हैं, जैसे कॉटन,
और कृत्रिम के अपने गुण हैं, जैसे पॉलिएस्टर की कभी भी सलवटें कम पड़ेंगी तो कम से कम मात्रा में हमें उस पर प्रेस करने की आवश्यकता होगी। और फाइबर जो है अलग अलग पदार्थों के बने होते हैं। इसमें सिंथेटिक जो फाइबर होता है, सिंथेटिक, वो मानव के द्वारा बनाया जाता है। फाइबर आर ऑल्सो यूज टू मेकिंग लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। बहुत बड़ी विविधता के साथ हम लोग घरों में इनका प्रयोग कर ही रहे हैं। और सिंथेटिक फाइबर जो है स्मॉल स्मॉल यूनिट्स, मतलब कि ये कार्बन की एक लंबी श्रृंखला से मिलकर बने होते हैं फाइबर्स, है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीमर्स कहते हैं। इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर्स भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में पॉइंट आ रहा है, कई छोटी इकाइयों से मिलकर एक बड़ी इकाई बनती है, उससे हम लोग पॉलीमर्स कहते हैं। और यही जैसे हम लोग सेल्यूलोज की बात करें, आपको पता होगा कॉटन जो है उसमें लगभग 90% सेल्यूलोज पाया जाता है। और ये सेल्यूलोज भी क्या है, एक प्रकार के जो है एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं सेल्यूलोज भी, और ये भी कार्बन की लंबी श्रृंखला है। कुछ सिंथेटिक फाइबर जो हम लोग कुछ रसायन मिलाकर बनाते हैं, तो वुड पल्प के अंदर कुछ रसायन मिलाकर रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, ये अलग अलग प्रकार के हम लोग जो है प्राकृतिक रेशों को मिला, नेचुरल रेशों को जो है हम लोग सिंथेसाइज करते हैं लैब्स में। रेयॉन को किससे प्राप्त किया जाता है, वुड पल्प से, है ना, लकड़ी के जो कास्ट है उससे पाया जाता है। और ये रेशम से सस्ता होता है, क्योंकि रेशम जो है ना बहुत लिमिटेड मात्रा में मिलता है और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो कैकून है, जो रेशम का कीट है, उसको मारकर उसकी जो लार होती है उसको लपेटकर राउंड करके और फिर बनाया जाता है रेशम। शहतूत के पेड़ पर जो है नॉर्मली सबसे ज्यादा रेशम प्राप्त होता है ना, शहतूत का पेड़ हमेशा याद रखेंगे। और भारत में मलबरी, मूगा, ईरी, ये सब प्रकार के आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। मलबरी, मूगा, सबसे मूगा रेशम बहुत फेमस है, याद रखना, मूगा। और ईरी, ये रेशम बहुत फेमस है भारत में, ये सभी रेशम बहुत ज्यादा फेमस है। तो रेयॉन की चादर बनाने के लिए उसमें, तथा रेयॉन को कालीन में, तो कालीन में ऐसा लगता है जैसे कारपेट में रेशम हो, लेकिन एक्चुअल में वो रेशम का बना हो, रेयॉन का बना होता है। रेयॉन जो है रेशम, याद रखना, उसके जैसा होता है, लेकिन ये कृत्रिम होता है। नायलॉन कैसा फाइबर है, मानव के द्वारा न्यूयॉर्क और लंदन, याद रखना, फाइबर्स पे बहुत प्रश्न आते हैं। 1931 में नायलॉन को किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर का उपयोग किए बिना बनाया गया था। कोयला, पानी और हवा से, कोयले की मदद से, पानी और हवा की मदद से नायलॉन बनाया जाता है, और यह भी कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अंडा, फिर लावा, फिर प्यूपा, कोकून और फाइनली रेशम प्राप्त होती है। बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप लोग। और मलबरी, टसर, बहुत इंपॉर्टेंट है, टसर, मूगा, ईरी, है ना, और टसर, ये सभी आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया। मलमल का जो है ना रेशम, बहुत बढ़िया। ठीक है, जो गाय हरा चारा खाती है, बिल्कुल उसमें सेल्यूलोज है, वो भी एक प्रकार की कार्बन की श्रृंखला है। हम नायलॉन का प्रयोग, देखिए टूथब्रश जो होते हैं ना, उसके अंदर हम लोग नायलॉन का ही प्रयोग कर रहे हैं। सीट बेल्ट, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। मोजे इत्यादि जो बनते हैं, रस्सी, टेंट, और इवन जो पैराशूट की ताकतवर रस्सियां होती हैं, वो सभी नायलॉन से ही मिलकर बनी होती हैं, राइट। वी यूज मैनी आर्टिकल टू यूज नायलॉन सच एज स्टॉक्स, रोप्स, टेंट इत्यादि, है ना, इन सभी में प्रयोग किया जाता है। पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है। पॉलिएस्टर जो है खतरनाक भी है, क्योंकि ये हवादार ज्यादा नहीं हो सकता। पॉलिएस्टर्स के कपड़े आजकल खूब आते हैं, टेरिकॉट के कपड़े आजकल खूब आते हैं, टेरिकॉट एंड पॉलिएस्टर। टेरिलिन भी एक प्रकार का पॉपुलर पॉलिएस्टर है। बहुत महीन तंतुओं से खींचकर फाइबर से वोवन बनाया जाता है एनी अदर यार्न। ठीक है, दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। जिस प्रकार से अन्य कॉटन बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से टेरिलिन भी एक प्रकार का पॉलिएस्टर है ना। आपने एक बहुत ज्यादा नाम सुना होगा, पीईटी, क्या फुल फॉर्म है,
पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट, है ना, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट, पीईटी, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट, ये भी एक प्रकार का पॉलिएस्टर है। इससे भी हम लोग क्या करते हैं, बोटल्स, पीईटी जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पीईटी, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट का प्रयोग हम लोग वायर्स में को बनाने में, बोटल्स को बनाने में, प्लास्टिक की यूटेंसिल्स इत्यादि को बनाने में हम लोग पीईटी का प्रयोग करते हैं, है ना। एस्टर्स क्या होते हैं, एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं विच गिव्स फ्रूट देयर स्मेल। तो ये भी याद रखना, एस्टर एक प्रकार के क्या होते हैं जो फलों में गंध आती है, खुशबू आती है, स्पेशल प्रकार की सेंट होती है, वो क्या है, एस्टर है। राइट, एकदम क्लियर है ना। मैं बहुत अच्छा हूं, सोहम बहुत बढ़िया हूं, बिल्कुल यहां तक बात सारी क्लियर हो रही है। कोई भी डाउट है आप बीच बीच में बिल्कुल आप लोग इसी प्रकार से चर्चा भी करते रहिए। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, है ना, बहुत बढ़िया यार। चलिए, तो पॉलीकॉट, पॉलीकॉट क्या है, यहां पर आपको यह प्रश्न पूछा जा सकता है, व्हाट इज पॉलीकॉट, नाम से दिखाई दे रहा है। पॉलीएस्टर जो कि सिंथेटिक है और कॉटन दोनों से जो मिलकर बना है वो पॉलीएस्टर प्लस कॉटन, ये पॉलीकॉट कहलाता है। तो पॉलीकॉट याद रखेंगे। एस्टर के कारण फलों की जो गंध आती है वो एस्टर के कारण होती है। पीईटी जिसकी मदद से हम लोग बोटल्स और यूटेंसिल्स, वायर्स इत्यादि बनाते हैं, वो पीईटी है। ठीक है ना। चलिए, और देखिए पॉलीवूल जो है इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर एंड वूल। जहां पर भी पॉलीवूल आ जाए तो हम लोग कृत्रिम का भी प्रयोग कर रहे हैं और जानवरों से प्राप्त होने वाला एक प्रकार का फाइबर वूल का भी प्रयोग कर रहे हैं। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर क्वाइट एक्सपेंसिव। जो प्राकृतिक तरीके से सोर्सेज हैं उनको मेंटेन करना, उनको बनाना और साथ ही साथ में कैटल की रियरिंग करना अपने आप में एक बहुत लंबा टेडियस प्रोसेस है, समय लगता है और इसीलिए ये महंगे भी हो जाते हैं। जबकि एक्रेलिक से बने कपड़े जो हैं अपेक्षाकृत जो है, एक्रेलिक भी एक प्रकार का क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर में बहुत ही अद्वितीय यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उन्हें लोकप्रिय बनाता है, क्योंकि ये ड्राई भी जल्दी हो जाते हैं, मतलब गीले नहीं रहते हैं, सूखते जल्दी हैं, टिकाऊ हैं, है ना, लेस एक्सपेंसिव है, कम खर्चालू है, आसानी से उपलब्ध है, सस्ते में बनाए जा सकते हैं और बड़ी संख्या में बनाए जा सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक रूप से ये हानिकारक है। तो हम लोगों को हमेशा कौन सी चीजों का प्रयोग करना चाहिए, जो हमेशा लॉन्ग टर्म में चले, प्राकृतिक रूप से नेचुरली जो है लंबे समय तक उनका प्रयोग किया जा सके। तो वहां पर हम लोग प्रयोग करते हैं नेचुरल फाइबर्स का। लेकिन आजकल मानव जो है वो सस्ता, चीपर और साथ ही साथ गुणों पर जाता है, लेकिन प्राकृतिक पर्यावरण जो डिग्रेडेशन है वो हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यहां पर कहीं ना कहीं हमें डिसीजन मेकिंग लेना होगा। राइट, चलिए, कोई भी और डाउट है तो पूछ लीजिए। फलों में गंध एस्टर के कारण आती है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब आगे चलते हैं। डिफरेंट टाइप के फाइबर फ्रॉम अनादर इन द स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, नेचर ऑफ बर्निंग, कॉस्ट एंड ड्यूरेबिलिटी। अलग अलग तंतुओं की शक्ति, जल ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है, जलने की प्रकृति जो है वो अलग अलग है, बनने का जो लागत है वो अलग अलग, और स्टेबिलिटी भी अलग अलग होता है ना। और उसी आधार पर हम लोग अलग अलग डिफरेंट एरिया में अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक्स और फाइबर का प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक भी क्या है, एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर ही है, जो कि एक प्रकार से जो है बहुलक पॉलीमर से बना होता है। और सभी प्लास्टिक की इकाइयां एक प्रकार की व्यवस्था नहीं है, इनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। राइट, है ना। जैसे पॉलीएथिलीन टेराफेरेट हमने पढ़ा, है ना, जो है एथिलीन हमने पढ़ा, और इसी प्रकार से टेफ्लॉन में भी हमने फ्लोरीन देखा। तो यह सभी लीनियर भी होते हैं और कई बार क्रॉस लिंक्ड भी होते हैं। लीनियर का मतलब कार्बन की श्रृंखला ऐसी हो, क्रॉस लिंक का मतलब यह होता है कार्बन की श्रृंखला में आपस में कार्बन इस तरह से क्रॉस लिंक में हो, तो यह क्रॉस लिंक श्रृंखला है। यदि एकल श्रृंखला है तो उसे लीनियर श्रृंखला भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपको मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो रहे होंगे। पश्मीना ऊन जो है वो सबसे महंगी होती है, बकरी से मिलती है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में पाई जाने वाली एक बकरी है
है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, है ना। चलिए अगला पॉइंट आ रहा है, अगला पॉइंट जो आ रहा है वो है कि पॉलीथीन प्लास्टिक का ही उदाहरण है और आमतौर पर इसे बहुत बड़े व्यापक रूप से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग हमने बात कर ही ली है, थर्मोप्लास्टिक में कंघी, खिलौने, प्लास्टिक के पेन इत्यादि। और प्लास्टिक कभी भी देखो, सबसे खास बात है ये पानी और हवा से प्रतिक्रिया नहीं करती और आसानी से जो है ना कोरेडेड, मतलब कि इसका संक्षारण नहीं होता, इसका संक्षारण नहीं होता है, राइट। और इसीलिए प्लास्टिक का हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। बैकेलाइट जो है वो तो बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, और इसीलिए घर में स्विच बोर्ड इत्यादि का प्रयोग हम लोग इसी से करते हैं, बैकेलाइट। और देखिए आपने बहुत ज्यादा एक बात सुनी होगी, मेलामाइन। मेलामाइन जो है एक प्रकार का आग प्रतिरोधी, है ना, फायर रेजिस्टेंट, टॉलरेंट, हीट रेजिस्टेंट, बेटर देन प्लास्टिक। और इसीलिए कई बार क्या होती है दीवारों में मेलामाइन। और दोस्तों ये जो है ना आजकल ऐसा भी देखने को मिला है कि ये दूध में सफेद होता है, दूध में मिलाकर भी लोग सिंथेटिक दूध जो बना रहे हैं वो मेलामाइन से मिलाकर बनाते हैं। बहुत ही खतरनाक दूध आजकल बनाने की टेक्निक ये चाइना से आई थी। तो इन सभी टेक्निक्स का भी आपको पता होना चाहिए कि मेलामाइन एक खतरनाक है, लेकिन ये फायर रेजिस्टेंट होता है, आग प्रतिरोधी। तो जो बर्तन होते हैं, जो कपड़े होते हैं, राइट, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं, राइट, और इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके वो जो कपड़े पहनते हैं वो मेलानिन नाम के, है ना, पदार्थ का, मतलब फाइबर का वो पहनते हैं, ठीक है। प्लास्टिक हीट का एक बैड कंडक्टर है और प्लास्टिक को विघटित होने में, डिकम्पोज होने में, और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं किया जा सकता सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा। सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा इसे डिकम्पोज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, राइट। चलिए, तो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल आपको पता ही है, जो जिसको हम हमारे सूक्ष्म जीवाणु डिकम्पोज कर दें, छोटे छोटे पार्ट में विभक्त करके और मृदा का उसे भाग बना दे, वही बायोडिग्रेडेबल। कई चीजों को कई हजारों साल लगते हैं, तो आपको एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए, या मुझे भी, हम सभी को 4R का प्रयोग, रिड्यूस, कम से कम प्लास्टिक का प्रयोग करें, जितना ज्यादा हो सके उन्हीं प्लास्टिक को बार बार यूज करें, रिसाइकल के लिए हमारी कंपनीज वगैरह रिसाइकल करें और रिकवर करें, और रिकवर करने के बाद में उन्हें रिसाइकल किया जाए। और इसीलिए जो आजकल जो स्वच्छता अभियान है उसमें गीला कचरा, सूखा कचरा, प्लास्टिक के कचरे को अलग करके उसको प्रोसेसिंग करने के लिए जो कंपनीज हैं उन्हें ही उसे रिसाइकल करना होगा। इसके लिए अब सरकार ने बाध्य भी किया है। 2018 में जो प्लास्टिक का कानून आया था वहां पर जो 50 माइक्रोन या इससे कम की जो प्लास्टिक है उसे बैन कर दिया गया था। 50 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक को बैन कर दिया गया था, राइट। तो यहां तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अगला पॉइंट आ रहा है दोस्तों, पदार्थ। पदार्थ में धातु और अधातु। आपको बिल्कुल पता होगा धातुओं की अपनी चमक होती है, राइट। धातु का मतलब मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल्स में अपनी खुद की एक चमक होती है। मेटल्स अपने आप में आघात वर्धनीय होते हैं, है ना। आघात वर्धनीय का मतलब यदि उन्हें पीटा जाएगा तो वो लंबी लंबी शीट्स में तब्दील हो जाते हैं। जैसे गोल्ड, मेलिएबिलिटी या तन्यता, मेलिएबिलिटी या फिर आघात वर्धनीय गुण, ये बहुत ज्यादा होता है धातुओं में। इसी के अलावा डक्टिलिटी, मतलब किसी भी मेटल को खींचा जाएगा तो वो वायर के रूप में तब्दील हो जाएगा। एक उदाहरण को छोड़ दीजिए और वो है मरकरी। मरकरी को छोड़ दीजिए, बाकी सभी धातु, है ना, उनमें आपको डक्टिलिटी, है ना, तन्यता। तो दो वर्ड जरूर याद रखना धातु और धातु में। एक तो है तन्यता जिसे हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं, और मैलिएबिलिटी मतलब आघात वर्धनीयता। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। धातुओं की अपनी चमक होती है क्या? अधातु में अपनी चमक होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। तो सामान्य धातु जो है आघात वर्धनीय और तन्य मतलब कि मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल,
और डक्टाइल भी होते हैं। ये सभी गुण जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए। अधातु नहीं होते हैं। धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं। अधातु बिल्कुल भी हीट और मेटल जो है ना, ये नॉन मेटल, ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, राइट। जब भी हम कभी गर्म करते हैं, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। जब भी धातुओं को गर्म करते हैं तो धातुओं के ऑक्साइड बनते हैं। नॉन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और ये एसिडिक नेचर के होते हैं। तो याद रखना, जो मेटल है, नॉर्मली मेटल जो है, मेटल वो ऑक्साइड बनाते हैं तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। लाइन इस पूरे के पूरे सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिए। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी धातुओं को गर्म किया जाता है, किसी भी चीज को गर्म किया जाएगा, किसकी उपस्थिति में गर्म होगा, ऑक्सीजन की। और यदि वो मेटल है और जो मेटल का ऑक्साइड बन रहा है वो हमेशा क्षारीय, एल्केलाइन या फिर बेसिक नेचर का होगा। जबकि नॉन मेटल को यदि ऑक्सीजन के साथ, ऑब्वियसली गर्म इसी से होगा, तो वो एसिडिक प्रवृत्ति दिखलाएंगे। ये बहुत एसिडिक है ना, एसिडिक नेचर। ठीक है, तो अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक नेचर बनाते हैं। सम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड। कुछ मेटल जो है ना, जैसे FeOH का होल ट्वाइस मेटल हाइड्रोक्साइड, फेरस ऑक्साइड FeOH का होल ट्वाइस फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, और हाइड्रोजन गैस को भी निष्कासित। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो याद रखना, नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते जल से, जबकि मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं जल से। यहां तक सारी बात क्लियर है? ठीक है, OH आयन देता है अधातु। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ज्यादातर अधातु जो है वो ब्रिटल देखने को मिलते हैं, भंगुर देखने को मिलते हैं, मतलब उनमें ब्रेकेबिलिटी होती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, इसीलिए तो एसिड का जो अम्लों का जो एसिडिक पात्र होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिनमें रखा जाता है, उन्हें कभी भी धातु के पात्र में नहीं रखा जाता, राइट। क्योंकि ये उनके साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, याद रखना। नॉन मेटल, राइट। यहां पर एक बात आपको क्या देखने को मिली थी कि नॉन मेटल ना तो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, कम से कम। लेकिन धातु जो मेटल होते हैं वो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और वाटर से भी रिएक्ट करते हैं, और खासकर कॉन्सेंट्रेटेड जो एसिड होता है ना, प्रबल अम्ल, उनसे तो बहुत तीव्र रिएक्शन करते हैं, वेरी है ना, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है, राइट। चलिए, कुछ धातु क्षार से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं, कुछ लिमिटेड धातु जो हैं वो हाइड्रोजन गैस दे सकते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु, तो मैं भी आपको एक पूरी रिएक्टिविटी टेबल बताने वाला हूं, राइट, जिसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, उसके बाद है सोडियम, और सबसे कम रिएक्टिव है अर्जेंटीनम। याद रखना, सबसे कम रिएक्टिव है चांदी, और उससे भी कम रिएक्टिव है औरम, सोना। और इसीलिए तो हम लोग आभूषण सोने से बनाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर से जो पसीना, स्वेट निकल रहा है, वो भी एक प्रकार से एसिडिक नेचर का होता है, और उससे कभी भी सोना कभी रिएक्ट नहीं करता। और गले में या जहां पर भी हम लोग पहन रहे हैं, एक बार को चांदी भी थोड़ी सी रिएक्टिव ज्यादा, इसीलिए काली पड़ जाती है, लेकिन सोने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आज हम लोग अलग अलग धातुओं की रिएक्टिविटी टेबल भी पढ़ेंगे। ये आपकी रिएक्टिविटी टेबल इज द सुपर इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। किसी भी एग्जाम के लिए रिएक्टिविटी टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट, है ना, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी टेबल इंपॉर्टेंट होती है। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर है ना।
चले आगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी सब कुछ क्लियर कर देंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। तो चलिए सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उस पर आ जाते हैं। धातु और अधातुओं का दैनिक डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा प्रयोग है, तो ये जो टेबल है ये आपको हमेशा याद रखनी है। यहां पर आपको दिख रहा है, तो देखिए आपने कई बार एक शब्द सुना होगा नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस तो आपको सबको पता है कि जो जीरोथ पीरियोडिक टेबल का जीरोथ वर्ग होता है, या फिर कह लीजिए सीक्वेंस में 18वां वर्ग, एक ही बात है, 0वां कह लीजिए 18वां वर्ग कह लीजिए, तो वहां पर आती है नोबल गैसेस, उत्कृष्ट गैस। हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस क्या होती है? जो नॉट रिएक्टिव हो, बिल्कुल क्रियाशील ना हो, उन्हें नोबल गैस कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन और एस्टेटिन, ये सभी जो हैं, ये सभी ये नॉन नोबल गैस है, नॉट लीस्ट रिएक्टिव है। तो उसी प्रकार से आपको एक बात और याद रखनी है, नोबल गैसेस वो जो कम से कम रिएक्ट करें जीरोथ वर्ग या 18वां वर्ग आवर्त सारणी में, वो होती हैं नोबल गैसेस। वैसे ही होते हैं नोबल मेटल भी। तो नोबल मेटल आप किसको कहेंगे? वे सभी धातु जो कम से कम क्रिया करती हैं, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है अर्जेंटीनम चांदी, उसके बाद में आता है एजी जिसका प्रतीक है, औरम सोना और प्लैटिनम, चूंकि ये वायुमंडलीय मौजूद नमी, एसिड या अन्य चीजों में कम से कम रिएक्ट करती हैं, इसीलिए चांदी, सोना और प्लैटिनम धातु को हम लोग आभूषण, ऑर्नामेंट में भी प्रयोग करते हैं। रिएक्शन कम देती है, लंबे समय तक एक जैसी बनी रहती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज नोबल मेटल। तो आपको यह बात क्लियर हो गई, नोबल मेटल क्या होता है, एकदम क्लियर है। अब देखिए एक प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, एक न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। एक स्टूडेंट ने बोला कि 24 कैरेट सोना, 24 कैरेट, तो आपको यह बात पता होनी चाहिए पहली बात कि ये कैरेट क्या होता है। तो दोस्तों ये होता है शुद्धता का मापक, शुद्धता का मापक होता है। 24 कैरेट सोने का मतलब क्या है? 100%, 100% सोना क्या है? 100% सोना शुद्ध है, इसीलिए वो 24 कैरेट है। लेकिन क्या 24 कैरेट के सोने के आभूषण बनते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमेशा आभूषण जो बनने की कंडीशन है वो 22 कैरेट का सोना, इसके सबसे अच्छे आभूषण बनते हैं। और अब आपको यह बात पता चल गई होगी, इसका मतलब ये 100% शुद्ध तो नहीं है, इसमें अशुद्धि है। एक और बात याद रखना, जो 22 कैरेट का सोना है, फिर इसमें अशुद्धि कौन सी मिलाई जा रही है? कॉपर की या फिर अर्जेंटीनम, मतलब या तो तांबा या फिर चांदी को सोने के अंदर मिलाया जाता है अशुद्धि के रूप में। यह बात आपको और याद रखनी है। अब एक न्यूमेरिकल भी करवा देते हैं, तो आपको यह बात पता चल गया 24 कैरेट के सोने का सबसे ज्यादा शुद्धता मापन वगैरह वो 24 कैरेट है। 24 कैरेट का मतलब क्या हो गया भाई? 24 कैरेट का मतलब 100% शुद्ध, ठीक है। तो यदि कोई 22 कैरेट शुद्ध है, 22 तो 22 लिख दीजिए, है ना, 22 कैरेट शुद्ध है ना, तो उसमें कितने प्रतिशत सोना है? तो यहां पर 22 गुणा 24/100 गुणा में 100, ऐसा करेंगे तो आपको बिल्कुल कैलकुलेशन आ जाएगा यहां पर, है ना। तो फॉर एग्जांपल यहां पर इसको कट करेंगे, या और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, आसानी से कट जाए। जो 20 मान लीजिए 20 कैरेट का कोई सोना है, 20 कैरेट का सोना है, तो 20/24 गुणा 100, तो यहां पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो है 24 है, इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग इसको काट देते हैं 4 से, 4 छिंग 24 और 4 पंजे, राइट। अब 6 को और काटा यहां पर, तो यहां पर कितना आ गया? 50, तो 50 इंटू 5 कितना हो गया भाई? 250, और ये कितना बचा था? 3, तो 250/3। तो यहां पर जो सोना है उसका प्रतिशत शुद्धता कितना है? 250/3 है, राइट, 250/3 है। आपसे एक प्रश्न पूछा गया कि 18 कैरेट सोना है, 18 कैरेट सोना,
उसमें कितने प्रतिशत शुद्ध सोना है? तो 18 गुणा 100 ये करेंगे आप, क्योंकि 24 कैरेट शुद्धतम सोना है। तो यहां पर ये 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 4 से ये 25 कटा, 25 तिया 75। तो 18 कैरेट जो सोना है उसमें 75% तो सोना है और 25% जो है उसमें अशुद्धियां होंगी। और अशुद्धियां यदि आभूषण बनाना है तो अशुद्धियां या तो कॉपर होगा या फिर अर्जेंटीनम होगा। तो यह बात आपको एक याद रखनी है। तो आप आसानी से सोने की शुद्धता भी निकाल सकते हैं। एकदम क्लियर है सोने की शुद्धता कैसे निकलती है, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, राइट है ना। 22 कैरेट सोने में नहीं बेटा, 18 कैरेट सोने में 75% होता है, 18 है ना। अब आपसे पूछा जाए, एक और प्रश्न देता हूं मैं आपको एक बहुत शानदार प्रश्न देता हूं। आपको मैंने एक प्रश्न दिया, 12 कैरेट यदि सोना है, 12 कैरेट सोना है, ठीक है, सोने में 12 कैरेट सोना है, तो आपको यह बताना है कि 12 कैरेट सोने में कुल कितने प्रतिशत अशुद्धि होगी। माफी चाहता हूं, नेटवर्क थोड़ा सा लंबा ही चला गया था और इसीलिए ये सब दिक्कत हो गई। अब शायद मेरा फोटो नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़ा देंगे, है ना। क्या आपको अब दिखाई दे रहा है सब कुछ? प्लीज कंफर्म कर दीजिए एक बार। बिल्कुल, थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया और नेटवर्क आने में भी देर हो गई, माफ़ी चाहता हूँ। बिल्कुल 50%, वेरी गुड, बफरिंग हो रहा था, अभी शायद सब कुछ क्लियर हो गया होगा, है ना। अभी बिल्कुल सब कुछ क्लियर चल रहा होगा, है ना। बिल्कुल, चलिए, तो यहाँ पर एक बार कंफर्म कर लेते हैं आवाज़ आ रही है या नहीं, और उसके बाद से शुरू कर देते हैं क्लास को, राइट। आवाज़ आ रही है, एक बार कंफर्म कीजिए। आवाज़, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? सर आप नहीं दिख रहे? हाँ, मैं नहीं दिख रहा, मैं गायब हो गया, पता नहीं कैसे हुआ ये सब, ये कैसे हुआ, हाँ ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा। लेकिन 1 मिनट का समय दीजिए, वो भी मैं भी आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट का समय दीजिए, अभी आ जाते हैं, अभी आ जाते हैं लोग। अभी आ जाते हैं, 2 मिनट का समय दीजिए, अभी आ जाएंगे, हम भी आ जाएंगे। और यहाँ पर ओके, कुछ दिक्कत हुई है कनेक्शन में। बिल्कुल, अब थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा। अभी 2 मिनट का समय और दे दीजिए, यहाँ पर भी सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना, अभी सॉल्यूशन हो जाएगा इसका भी। और आज ऐसे ही पढ़ा लेते हैं एक बार को, बिना पीछे वाला सब कुछ, लेकिन दिक्कत आई कुछ सेक्शन में। तो लीजिए, ये भी कर देते हैं क्रोमा। शायद अब कुछ परफेक्ट है ना, ओके है, एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन नाउ इट इज ऑल ओके। अब चलें, क्लास लें, आगे बढ़ें। ओके, वॉइस आ रही है, थैंक यू सो मच। चलिए, तो अब शुरुआत करते हैं क्लास की। तो यहां पर आपको बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब दिया था, 12 कैरेट यदि है तो आपको पता है 12/24 होगा, क्योंकि टोटल 100% ये है, गुणा 100। अब यहां पर 1/2 आ गया, मतलब क्या हो गया, 50%। तो 50% यदि शुद्ध है तो 50% ही क्या हो जाएगा, अशुद्धता। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया एकदम, यहां पर सारी बातें क्लियर हो गई हैं। तो देखिए, रिएक्टिविटी टेबल में हमेशा याद रखना, एक बात याद रखना कि पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम। ये तीनों तो ऐसे हैं, यदि इनको पानी में डाल दिया जाएगा तो आपको पता है ना, कैल्शियम जब भी हम लोग चूना कलई करते हैं, चूना, तो आपने देखा होगा हीट निकलना स्टार्ट हो जाता है।
पोटेशियम और सोडियम ये तो पानी में, इनको तो रखा ही किस में जाता है, कैरोसिन में रखा जाता है, कैरोसिन में। क्यों भाई? क्योंकि नमी पाते ही, वायुमंडलीय नमी पाते ही विस्फोट कर देते हैं। पोटेशियम इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम, ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक, मतलब ऊष्मा शेपी रिएक्शन, मतलब ये चारों यदि पानी में इनको डाला जाता है, किसे भाई, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, पानी में इनको डाला जाएगा तो ये बिल्कुल एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेंगे। एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्मा शेपी रिएक्शन करते हैं। एल्यूमिनियम इसके बाद रिएक्टिव है। अब देखिए एक बात सोचिए, यदि मैं आपको ये बोल रहा हूं ZnSO4, राइट, और मैंने यहां पर बोला कि इसकी लोहे से क्रिया कराई, तो क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, लोहे से, तो क्या लोहा जिंक को रिप्लेस कर पाएगा, नहीं। लेकिन यहीं पर मैं ZnSO4 का रिएक्शन यदि करवा देता हूं मैग्नीशियम से, तो बिल्कुल मैग्नीशियम जो है जिंक को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो है ज्यादा रिएक्टिव है। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो आपको ये पूरी टेबल याद रखनी है। पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड और बीच में आया हाइड्रोजन। अब बताइए HCl, एक बात बताइए आप, HCl को मैं रिएक्ट करवा रहा हूं कॉपर से, और HCl जो है ना वो दुर्बल है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, सांद्र नहीं है, दुर्बल है, तो क्या रिएक्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन ये प्रबल होगा तो कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कॉपर इसको रिप्लेस करेगा प्रबल वाले केस में, और फिर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हो जाएगा। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर है सारी बातें, है ना, यहां तक सारी बातें क्लियर है। तो ये पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे, है ना, पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कॉपर, उसके बाद हाइड्रोजीनियम, फिर अर्जेंटीनम, फिर ऑरम। ये श्रृंखला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अब देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू शीट्स, इनमें से कौन सा जो है उसे पीट पीट कर शीट्स बनाया जा सकता है। तो ये जो शीट बनाने का जो गुण है वो क्या कहलाता है, मैलिएबिलिटी, है ना। हिंदी में क्या पढ़ेंगे, हिंदी में है यस, पीट पीट कर जिसको चादर बनाया जा सके वो कौन सा है, उसे बोलते हैं हम लोग मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, आघात वर्धनीयता। तो देखिए फॉस्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन, दीज ऑल आर नॉन मेटल, तो ये मेटल है जिंक, इसीलिए इसे बनाया जा सकता है। तो जिंक विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अमंग दीज, कौन सा सही कथन है। सभी धातुएं क्या तन्य होती हैं, नहीं भाई, डक्टाइल सभी नहीं है, क्योंकि अर्जेंट जो हाइड्रोजीनियम है, पारा, पारा अपवाद है यहां पर। ऑल नॉन मेटल आर डक्टाइल, तो ऐसा भी नहीं है सभी ऑल नॉन मेटल डक्टाइल। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, सामान्यतः जो मेटल होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, एक हाइड्रोजीनियम को छोड़ दीजिए तो यहां पर ग, ये जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। एकदम क्लियर है ना, क्लियर है सारी बातें, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। जिंक, यस यस, ओके। अगला प्रश्न है दोस्तों, फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव, बहुत क्रियाशील मेटल है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो, है ना। लेकिन आपको याद आ रहा होगा कार्बन, कार्बन मेटल है या नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। लेकिन इसका जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट, इसकी ऐसी संरचना होती है कि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। आयरन इज रिएक्टिव देन, मोर आएगा या लेस आएगा, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कंपैरेटिव डिग्री आ गई भाई। देख लीजिए आयरन जो है, कॉपर ये रहा, ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन है। तो यहां पर आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि जब भी कभी कॉपर सल्फेट CuSO4 है और यहां पर लोहे से रिएक्ट करवाएंगे तो हमेशा लोहा कॉपर को रिप्लेस करके फेरस सल्फेट बना देगा, क्योंकि फेरस ज्यादा रिएक्टिव है।
फेरस से ज्यादा जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक से ज्यादा एल्यूमिनियम है, और पोटेशियम सबसे ज्यादा है, और सोडियम ये तो पानी के साथ भी रिएक्ट करके विस्फोट कर देते हैं। राइट, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो अगला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस, कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं। तो फास्फोरस एक बहुत अधिक रिएक्टिव है ना, धातु में ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती हैं। ठीक है, आयरन कॉपर की अपेक्षा ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील है। धातुएं अम्ल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। सामान्यतः अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं, नहीं करते, मैंने मना किया था, अभी लेक्चर में पढ़ाया आपको। सोडियम क्या बहुत अधिक क्रियाशील धातु है? बिल्कुल है। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक को विस्थापित कर पाएगा? कॉपर क्या ZnSO4 में इसको विस्थापित कर पाएगा? कभी भी नहीं, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक। तो जिंक सल्फेट के साथ में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन लाता है कॉपर की तुलना में। यहां पर आपको क्लियर है, कॉपर रिप्लेस नहीं कर पाएगा। कॉपर किस किस को रिप्लेस कर सकता है? पारे को, अर्जेंटीनम को, या फिर सोने को। और इसीलिए आपको पता होगा सोना कम रिएक्टिव है, इसीलिए गोल्ड, सोना हमें हमेशा प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलता है। यह बात जरूर याद रखना, प्रकृति में सोना हमेशा मुक्त अवस्था में मिलता है। एकदम क्लियर। चलिए, कोयले को खींचकर तार प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या कोयला कोई धातु है? नहीं, कोयला तो कार्बन है। कार्बन क्या होता है? अधातु होता है। ठीक है, तो अब प्रश्न आ रहा है आपके लिए कि भाई धातु और अधातु में यदि हम लोग बात करें, धातु और अधातु में यदि हम लोग बात करें, मेटल और नॉन मेटल में, तो आपको बताना है कि क्या क्या फीचर्स होते हैं इनके। ठीक है, तो यहां पर बात आती है अपीयरेंस, कैसा दिखाई देते हैं मेटल? तो मेटल हमेशा चमकदार, लस्ट्रस दिखाई देते हैं। नॉन मेटल जो हैं वो डल दिखाई देते हैं। ठीक है, हार्डनेस मेटल की क्या होती है? अधिक होती है। नॉन मेटल तो ब्रिटल, भंगुर होते हैं। मैलिएबिलिटी मेटल्स में पाई जाती है, आघात वर्धनीयता, और नॉन मेटल में आघात वर्धनीयता नहीं पाई जाती। मेटल में हाइड्रोजीनियम, पारे को छोड़ दीजिए, बाकी सभी में आघात वर्धनीयता, मैलिएबिलिटी, यदि पीट पीट कर इनको शीट बनाया जा सके। तन्यता धातुओं में पाई जाती है, अधातुओं में नहीं पाई जाती। तन्यता या डक्टिलिटी क्या गुण है? धातुओं को खींचकर तार बना देने का गुण। हीट कंडक्शन बिल्कुल मेटल्स में होता है, नॉन मेटल्स में नहीं होता। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल होती है, नॉन मेटल में नहीं होती। किसका एग्जाम्पल छोड़ दें? ग्रेफाइट में कंडक्शन पाया जाता है, जो कि कार्बन का है और नॉन मेटल है। यहां तक सारी बातें एकदम क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप अभी फिर से पूछ सकते हैं। राइट, एकदम क्लियर हो गई ये बात, है ना, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। चलिए अब हम लोग चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। राइट, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तो यहां तक यदि बात आपको सारी क्लियर हो गई है तो आगे चलते हैं। क्या एल्यूमिनियम जो फॉइल है आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम? भाई ऐसा क्या कारण हो गया कि एल्यूमिनियम फॉइल को हम लोग खाद्य पदार्थों को लपेटने के लिए प्रयोग करते हैं? क्या कारण है भाई? तो एल्यूमिनियम की जो ये पन्नी होती है, एल्यूमिनियम फॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एल्यूमिनियम को आसानी से खींच खींचकर मैलिएबल किया जा सकता है और इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है, फोल्ड किया जा सकता है। और यह पन्नी क्या है? पूरी तरह से चारों ओर से प्रोटेक्ट कर देती है खाने को। तो कहीं से भी जो जीवाणु है और जितने अलग जो कवक के स्पोर फॉर्मेशन है, बीजाणु धानी वगैरह, जो वायु में उड़ती हुई खाद्य पदार्थ को अलग खराब कर सकती है, उससे ये प्रोटेक्ट करता है। तो एल्यूमिनियम की पन्नी को इसीलिए हम लोग खाद्य पदार्थों को लपेटने में। और एक और बात यह है कि एल्यूमिनियम जो है अपने आप में, एल्यूमिनियम ये एक कंपैरेटिवली कम क्रियाशील है दूसरे अन्य धातुओं से। निमज्जन छड़े, इसमें धात्विक पदार्थ का इसीलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि धातु जो है वो गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, और इसीलिए धात्विक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। और अंदर क्या होता है? अंदर क्या होता है? नाइक्रोम का तार, नाइक्रोम का तार जो उसे गर्म करता है। कॉपर, जिंक और उसके लवण के विलयन को विस्थापित नहीं कर पाता। कॉपर
चूंकि कम रिएक्टिव है जिंक से, इसलिए ZnSO4 को विस्थापित नहीं कर पाता जिंक को। सोडियम और पोटेशियम इतने अधिक रिएक्टिव हैं कि वो नमी पाकर ऑक्सीजन के साथ में या फिर पानी के अंदर, इसीलिए इसको रिएक्ट करके विस्फोट करते हैं, इसीलिए इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नींबू के अचार को क्या एल्यूमिनियम के पात्र में रखा जा सकता है? देखिए, नींबू का जो अचार है उसमें एसिड होगा, और मैंने आपको क्या बताया था, पिकल के लिए किसी के भी जो अचार हैं उन्हें हम लोग या तो प्लास्टिक में रख लीजिए, प्लास्टिक की बर्तन होते हैं क्योंकि अम्ल से क्रिया नहीं करते हैं, राइट। दूसरा, या फिर हम लोग जो हैं कांच की बन्नियों में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये नींबू का अचार एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करके सफेद सा पदार्थ बना देगा और वो हमारे खाद्य पदार्थ में भी आ जाएगा। एकदम क्लियर? तो यहां तक एक एक पॉइंट आपको मिलान करने के तौर पे भी क्लियर हो रहे होंगे, यस और नो। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और वो ये है कि गोल्ड का प्रयोग, सोने का प्रयोग हम किस में करते हैं? आभूषण को बनाने में, क्योंकि ये डक्टाइल भी है और मैलिएबल भी है, नॉट रिएक्टिव भी है ना। और जो है गोल्ड जो है उसे खींचकर कितना भी लंबा किया जा सकता है, तो अच्छे प्रकार के अलग अलग प्रकार के आभूषण बनाए जा सकते हैं। आयरन का प्रयोग किसमें किया जाता है भाई? लोहे का प्रयोग मशीनों में किया जाता है। एल्यूमिनियम का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है? तो थर्मामीटर का प्रयोग किसमें किया जा रहा है भाई? मरकरी में थर्मामीटर का प्रयोग किया जा रहा है। खाद्य सामग्री को लपेटने में किसका प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। कार्बन का प्रयोग किसके रूप में करते हैं हम लोग? ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में। और कॉपर का प्रयोग हम लोग, बिजली के तार कॉपर के वायर होते हैं। तो याद रखना, सबसे ज्यादा विद्युत का चालन अर्जेंटीनम चांदी में होता है, उसके बाद में जो है उसके बाद में होता है कॉपर में। तो याद रखना, विद्युत की सबसे अच्छी जो सुचालक है वो अर्जेंटीनम है, ठीक है ना। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर प्लेट पर डाला जाएगा तो क्या होगा? मतलब कि डाइल्यूटेड H2SO4, ये डाइल्यूटेड है, इसको यदि कॉपर की प्लेट में डाला जाएगा कोई रिएक्ट नहीं होगा। डाइल्यूटेड की जगह कॉन्सेंट्रेटेड होता तो ये रिएक्ट करती और हाइड्रोजन गैस बनाती, और जो कॉपर है उसका रंग नीला पड़ जाता। एकदम क्लियर बात? ये बात क्लियर हो गई होगी आपको? कंफर्म करिए, कंफर्म करते चलिए। बिल्कुल क्लियर हो रही है बात? यस, ओके, ठीक है। चलो, सोनाली बोल रही है बिल्कुल क्लियर हो रही है, गौरीराज को भी क्लियर हो रही है सारी बात, ओके। चलिए, अब बात आ रही है लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाए तो क्या होगा भाई? CuSO4 और लोहे का Fe रखी जाए तो क्या होगा? बिल्कुल ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा लोहा और फेरस सल्फेट बना देगा, क्योंकि लोहा ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो देखिए, एक और चीज पूछी जा रही है यहां पर कि सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक परखनली में इकट्ठा किया, तो वो गैस कौन सी होगी भाई? कोयला जल रहा है तो क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड उसने एक परखनली में ले ली, इसके अंदर कुछ बूंद पानी डाल दीजिए, और पानी डालने के बाद में दोस्तों पानी डालेंगे और इसके अंदर, पानी का मतलब H2O, और उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी है। आपको पता है दोस्तों, H2O प्लस CO2 मिलकर किसका निर्माण करता है? H2CO3, कार्बोनिक अम्ल एसिड का निर्माण करता है, एसिड का निर्माण करता है ना। तो यहां पर आपको पता है कि एसिड में क्या होता है? एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पत्र को रेड लिटमस पत्र में तब्दील करता है, ये पॉइंट सबको पता है ना। और लिटमस पत्र किसके बने होते हैं? लाइकेन के। वैसे ही बेस क्या करता है दोस्तों? याद रखना, बेस में B पहले आ रहा है तो इसलिए B को भूल जाइए, किसको लगाइए? R को। ये लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में तब्दील करता है, यस और नो। और एसिड ब्लू लिटमस पत्र को रेड में। चूंकि ये क्या आ गया? कार्बोनिक अम्ल का निर्माण हुआ, H2CO3। यही अम्ल हमारे जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनमें भी कार्बोनिक अम्ल ही होता है, H2CO3। तो ये चूंकि एसिड है तो ब्लू लिटमस पत्र को रेड में, और इससे पता चल जाएगा कि गैस की प्रकृति कैसी है? अम्लीय है, यस और नो। एकदम क्लियर। जो जल में अम्लीयता दें वो अम्लीय प्रकृति हो गया,
यस, बहुत बढ़िया। चलो अगला पॉइंट देख लेते हैं। इस प्रक्रम में होने वाली अभिक्रिया को शब्द समीकरण में लिखिए। लिख दीजिए भाई हमने कोयले को जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या मिलाया? जल मिलाया। जल मिलाने पर क्या हुआ? H2CO3 मिला, कार्बोनिक अम्ल। और इसकी प्रकृति कैसी? कार्बोनिक अम्ल एसिडिक है। वही तो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स में भी होता है। अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बिल्कुल ये अंतिम प्रश्न होगा। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको एक एक बात शायद। तो रीता अपनी मां के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई। मां ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। जब वो वापस लाई तो उसके भार में कमी पाई गई। तो देखिए सुनार क्या करता है। देखिए सुनार, आपने क्या बोला भाई? पॉलिश, या तो पॉलिश कर दे ऊपर से, या फिर सुनार क्या करता है? एक्वारेजिया का प्रयोग करता है। एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया क्या होता है दोस्तों? HCl प्लस HNO3। HCl का 1 अनुपात, HNO3 का 3 अनुपात, 1:3 में ये होता है। और जैसे ही इसमें हम लोग आभूषण को डालते हैं, आभूषण को डालने पर क्या हो जाता है दोस्तों? आभूषण को डालने पर यहां पर जो है ऊपर वाली जो आभूषण, मतलब जो औरम सोने की जो ऊपर वाली लेयर है जहां पर चमक कम हुई है, वो पिघल जाता है और एक स्वच्छ शुभ्र लेयर, तो ऊपर वाली एक लेयर हट जाती है। और इसीलिए जो वेट है एक्वारेजिया, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अम्लराज, तो अम्लराज की मदद से क्या करता है? सुनार पॉलिश भी करता है, उसके ऊपर अलग से पॉलिश भी कर देता है, लेकिन भार में कमी आ जाती है। तो क्या मेरे सारे प्रश्न आपको एकदम क्लियर हो गए हैं? अम्लराज भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, अम्लराज भी कहते हैं इसे, है ना। तो यहां पर कुछ ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। धातु चमकदार होती है, बिल्कुल पता है। गैर धातुओं में कोई चमक नहीं होती है। भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर गैर धातुओं को अलग किया जा सकता है, क्योंकि रासायनिक गुण में गैर धातु जो नॉन मेटल है वो वाटर से ना ही एसिड से रिएक्ट करती हैं, जबकि धातु करती हैं। ऑक्सीजन के साथ में मेटल यदि मिलता है, ऑक्सीजन के साथ मेटल मिलता है तो हमेशा क्षार बनाता है, बेस, जबकि नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, चाहे जलते हैं, बर्न होते हैं, तो हमेशा एसिड बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। मैलिएबिलिटी धातुओं का वह गुण है जिसके अंदर हम लोग धातु को पीट पीट कर उसे बड़ा कर सकते हैं। लोहे की छड़, कील तथा तांबे अच्छे कंडक्टर है, तो धातु वैसे भी अच्छा कंडक्टर होता है, जबकि सल्फर, फास्फोरस ये बैड कंडक्टर के तौर पे काम करते हैं। धातु की बनी चीजें हमेशा ध्वनि उत्पन्न करती हैं, इसीलिए इनको सोनोरस कहते हैं, जबकि है ना मेटल, जबकि क्या है धातुओं के अलावा अन्य सामग्री सोनोरस नहीं होती है। नॉन मेटल में से आवाज नहीं आएगी। मटेरियल जो कि हार्ड हो, चमक हो, जिनमें लस्ट्रस हो, जो मैलिएबल हो, डक्टाइल हो, सोनोरस हो, जिनमें आवाज आए, और गुड कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के, तो वो चालक कहलाते हैं। जबकि इसके विपरीत कोयला, सल्फर इत्यादि नरम और डल होती है, इनमें चमक नहीं पाई जाती है। कोयले और सल्फर हथौड़े को दोहन करने पर ये बिल्कुल ब्रिटल पाउडर के फॉर्म में बन जाते हैं। एकदम क्लियर है, पाउडरी फॉर्म में बन जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको सारे एमसीक्यूज करवा दिया, ब्रीफ में चर्चा कर रहे हैं। सोडियम Na और पोटेशियम के, है ना, चाकू से आसानी से काटे जा सकते हैं। ये इस प्रकार के इजीली कट किए जा सकते हैं। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, ये बात याद रखेंगे। रस्ट फॉर्म ऑफ द रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन, तो याद रखना लोहा जो होता है उसमें ऑक्सीजन और नमी ये रिएक्ट करके FeOH का होल ट्वाइस या फिर FeOH का होल ट्राइस का निर्माण होता है, और यही जंग, लोहा जंग लगा लोहा होता है। और इसे खत्म करने के लिए लोहे पर गैल्वेनीकरण या फिर वार्निश या पॉलिश कर देते हैं, ताकि डायरेक्टली नमी लोहे की सतह पर न लग पाए। एकदम क्लियर। चलिए अगला पॉइंट आ रहा है, जब कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू द मॉइस्ट एंड एयर फॉर लॉन्ग, तो यहां पर नीले रंग का हो जाता है, ये थोड़ा सा हरे नीले रंग का, क्यों? क्योंकि कॉपर हाइड्रोक्साइड CuSO4 का निर्माण हो जाता है और CuCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और SO3 का निर्माण हो जाता है, इसीलिए कॉपर जो है वो नीला हरे रंग का हो जाता है। मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड हैं, ये बात याद रखना है, जो भी धातु है, चाहे मैग्नीशियम, फेरस,
इन सभी के जो ऑक्साइड हैं, धातुओं के ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। धातु ऑक्साइड नॉर्मली क्षारीय प्रकृति के होते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया से नया पदार्थ फॉर्म होता है, यह भी आपको पता है। When a substance cannot be broken down further by the chemical reaction by cooling, heating, electrolysis, तो वो क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। क्या है? जब कोई पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा ठंडा, गर्म या इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा आगे नहीं तोड़ा जा सकता, इसका मतलब अब वह केवल तत्व रह गया, या तो एल्यूमिनियम, है ना, ये बात आपको याद रखनी है। सल्फर डाइऑक्साइड पानी में घुल जाता है, SO2 घुलेगा H2O के अंदर, तो H2SO4 का निर्माण करता है। जब भी NO2 पानी के अंदर घुलेगा, है ना, पानी के अंदर घुला H2O के अंदर, तो HNO3 का निर्माण करता है। और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर मिलता है तो H2CO3 कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। एकदम क्लियर है ना? एकदम क्लियर हो गया बात? ठीक है, तो मोटे मोटे पॉइंट्स आपको सभी कवर हो गए हैं। गैर धातु कभी भी पानी से रिएक्ट नहीं करती है, हवा में बहुत प्रतिक्रियाशील हो सकती है, लेकिन पानी में नहीं रिएक्ट करती है। ठीक है, तो मेनली आपको मेजर पॉइंट जो हैं सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। हाइड्रोजन गैस, जब भी कभी धातुओं में अम्ल डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होती है, राइट। ठीक है, तो बेसिकली सारे जो पॉइंट हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। मेटल और जिनमें नॉन मेटल दोनों का गुण हो वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं, है ना। तो इसीलिए आपको याद रखना, एक तो होता है धातु मेटल, एक होता है नॉन मेटल, और तीसरे होते हैं मेटलॉइड्स, जिनमें मेटल प्लस नॉन मेटल का गुण हो वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट सीरीज मेरी स्टार्ट हो रही है, राइट, कल सुबह 9 AM, सुबह 9 बजे से, और उसका नाम है बर्निंग टॉपिक। तो मैं यहां पर आपको 2 से लेकर 4, मतलब 4 भी हो सकते हैं टॉपिक, 3 भी हो सकते हैं, और मैं आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करूंगा, जहां पर मैं आपको करंट अफेयर के सिलेबस कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ में करंट अफेयर और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के करंट अफेयर को यहां पर कवरेज किया जाएगा। तो बर्निंग टॉपिक का मतलब है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसेंशियल एंड हाई यील्डिंग क्वेश्चंस, जिनकी संभावना सबसे ज्यादा है, उन डेली बेसिस पर मैं 2 से लेकर 4 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की डिटेल्ड में चर्चा करेंगे, ताकि मेंस आंसर राइटिंग भी आपकी आसान हो सके और साथ ही साथ में प्रीलिम्स में भी आपको मदद मिल सके। तो अनअकैडमी के कॉम्बैट प्रोग्राम में जरूर पार्टिसिपेट करिए और अभी एनरोल हो जाइए अनअकैडमी के कॉम्बैट प्रोग्राम में, जिसमें आपको वाउचर्स और बहुत सारे डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं, है ना। और केवल 6 महीने रह गए हैं, तो अनअकैडमी के कोर्सेज को जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए। दिस इज द राइट टाइम टू एनरोल दीज कोर्सेज, क्योंकि यहां पर आपको एक बहुत अच्छा मौका है कि बिल्कुल लेटेस्ट बैच शुरू हुए हैं, और आप यदि 2021 प्रीलिम्स की, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, 3 घंटे में आपका प्रीलिम्स हो जाए, 6 से 7 घंटे में आपके ऑप्शनल और मेंस को पूरा जीएस के सेक्शन कवर हो जाए, जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी वगैरह सब कुछ, तो डेफिनेटली आपको ये कोर्सेज यदि लेंगे तो आप मेरे रेफरल कोड RP10 से यू विल बी बेनिफिटेड मोस्ट। आप एक बार मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सर्च कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा प्रोफाइल लिंक दिया है, वहां पर जाकर आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं, सर आई रियली वांट टू गेट थ्रू दिस एग्जाम, मैं इस एग्जाम को क्लियर करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आप मुझे बताइए और मैं आपको मैक्सिमम अवेल बेनिफिट, मेंटरशिप, गाइडेंस, डिस्काउंट आई कैन प्रोवाइड यू। सो डेफिनेटली आपको ये कोर्सेज में एनरोल करना चाहिए, और आपको इस प्रकार के जो एजुकेटर्स हैं, जो टॉप नॉच एजुकेटर्स हैं, इनसे बहुत सुनहरा मौका है पढ़ने का, राइट। तो आपके बैचेस हिंदी में भी अवेलेबल हैं, इंग्लिश में भी है, 2022 की तैयारी कर रहे हैं, 23 की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अभी से स्टूडेंट्स तैयार हो गए हैं इस तैयारी को लेकर, और अनअकैडमी जैसे कोर्सेज आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलेंगे। आइकॉनिक में तो आपको पर्सनल कोच मिलता है, और यहां पर आपको EMI फैसिलिटी भी मिलती है। पर्सनल कोच आपके आंसर राइटिंग को इवेल्युएट करता है, और जितने भी जीएस के कॉन्सेप्ट है सभी को आपको डिस्कस करता चलता है कि आप आंसर राइटिंग के फ्लो में कहां कमी कर रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं पर ही है, 9 AM पर जरूर बर्निंग टॉपिक वाली क्लासेस में मेरे जुड़ जाना दोस्तों। और तीसरा पॉइंट ये
कि आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर लीजिए। जब भी कोर्सेज एनरोल करें, जस्ट एनरोल बाय दिस गेम चेंजिंग रेफरल कोड, दैट इज RP सर